तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 जो है इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स पर, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 सब रिलेटेड है, इसलिए सब हम पढ़ रहे हैं एक के बाद एक। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 आया था 1 अप्रैल 2004 से, मैंडेटरी है नेचर में। और जिनको ऐसी एंटरप्राइजेस जिनके इक्विटी या डेट लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में या इस प्रोसेस में है कि वो लिस्ट करने वाले हैं, उनके लिए ये एप्लीकेबल हुआ था। और बाकी सब कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या बिजनेस रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस जिनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उनके लिए, बाकी सबके लिए 1 अप्रैल 2005 से ये एप्लीकेबल मैंडेटरी बेसिस पर हो गया। ये जो स्टैंडर्ड है ये बताता है हमें प्रोसीजर क्या अप्लाई करना है हमें, कि जो हमारी बैलेंस शीट में असेट की वैल्यू है वो रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा ना हो। मतलब कि अगर हमारी कोई बैलेंस शीट है और उसमें कोई एसेट 10 लाख है, उसकी मार्केट वैल्यू 8 लाख है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो वो गलत है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। द स्टैंडर्ड ऑल्सो लेज डाउन प्रिंसिपल फॉर द रिवर्सल ऑफ द इम्पेयरमेंट लॉसेस। अगर हमने पहले कोई इम्पेयरमेंट लॉस लिख लिया है तो उसको रिवर्स कैसे करना है वो भी इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया गया है। और डिस्क्लोजर से रिलेटेड रिक्वायरमेंट भी है। वैसे भी हमें पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या होता है, मेजरमेंट होता है ना, उसको कैसे डिस्क्लोज करना है, उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, ये सारी चीजों के लिए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना होता है। तो एंटरप्राइज is required to assess at each balance sheet date whether there is an indication that the enterprise assets may be impaired। तो कोई भी अगर इंडिकेशन है कि हमारी बैलेंस शीट वाले दिन किसी भी एसेट की वैल्यू डाउन हुई है, तो हमें ऐसी इंडिकेशन पर एस्टिमेट करना पड़ेगा उस एसेट का रिकवरेबल अमाउंट। और अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस है तो हमें उस इंपेयरमेंट लॉस को लिखना पड़ेगा P&L अकाउंट में। तो ये साफ साफ ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई हम करेंगे सारी की सारी एसेट्स के लिए जो भी इंपेयरमेंट हो रही हैं, जिन पर भी लॉसेस हो रहे हैं, एक्सेप्ट इन्वेंट्रीज, क्योंकि इन्वेंट्रीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एप्लीकेबल होता है और वो हम एक असेट की तरह, फिक्स्ड असेट की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, वैसे भी वो करंट असेट्स का पार्ट होता है। और ये हमारी एक तरीके से फिक्स्ड असेट के लिए हम इंपेयरमेंट लॉस की बात करते हैं, जो लंबे समय के लिए हमारे पास असेट्स रहती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 पर अप्लाई नहीं होता है क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पर अप्लाई होता है। और उसमें जैसे होते हैं ना, ब्रिज बन रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, कोई मॉल बन रहा है जो 1 साल से ज्यादा समय तक कॉन्ट्रैक्ट चलते रहते हैं, तो वहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 अप्लाई होता है, तो वहां पर ये अप्लाई नहीं होगा। फाइनेंशियल असेट्स, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट, हमारी अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है, वो बता देता है, याद हो आपने पढ़ा था। तो करंट एसेट को तो कॉस्ट या मार्केट वैल्यू जो भी कम है उस पर लिखा जाता है, और जो लॉन्ग टर्म होती है, नॉन करंट एसेट्स होती हैं, उसको हम कॉस्ट पर ही लिखते हैं, बट परमानेंट वैल्यू डाउन होती है तो उसे भी लॉस को लिख लेते हैं, जस्ट लाइक इम्पेयरमेंट लॉस, वहां पर आ जाता है। डिफर्ड टैक्स असेट्स अभी हमने पढ़ा नहीं है, जब हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 में। There are chances that the provision on account of impairment losses may increase sickness of the companies and potentially sick companies may actually become sick। तो ये भी पॉसिबल है। सिक कंपनीज वो होती हैं जिनका नेटवर्थ भी नेगेटिव में आ जाती है ड्यू टू हैवी लॉसेस रेगुलर बेसिस पर, तो इम्पेयरमेंट लॉस की वजह से और लॉस बढ़ जाएगा उनका। असेसमेंट, तो an enterprise should assess at each balance sheet date whether there is an indication of the asset may be impaired। तो हर बैलेंस शीट डेट पर इन्हें चेक करना है, और अगर ये इंडिकेशन एग्जिस्ट करेगी तो इन्हें इम्पेयरमेंट लॉस के लिए कंपैरिजन कैसे करते हैं, हम देखते हैं बुक वैल्यू मतलब WDV
और रिकवरेबल अमाउंट में क्या डिफरेंस है? तो एन असेट इज इम्पेयर्ड व्हेन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट एक्सीड इट्स रिकवरेबल अमाउंट, मतलब बुक वैल्यू जिसे हम WDV भी कह सकते हैं, वो उसकी नेट सेलिंग प्राइस रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है, तो उसे हम इम्पेयरमेंट लॉस बोलेंगे, जो डिफरेंस है। द रिक्वायरमेंट use the term an asset but apply equally to an individual asset or a cash generating unit in assessing whether there is any indication that an asset may be impaired. An enterprise should consider as a minimum the following indications. तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें बार बार बोला गया कि अगर ये इंडिकेशन है कि इम्पेयरमेंट लॉस है, तो इंडिकेशन का क्या मतलब है वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बता रहा है। तो इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? तो उसमें पहले एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। ड्यूरिंग द पीरियड एन असेट्स मार्केट वैल्यू हैज डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली मोर देन वुड बी एक्सपेक्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ पैसेज ऑफ टाइम और नॉर्मल यूज। देखिए, किसी भी एसेट की वैल्यू जनरली 5%, 10%, 20% तक डाउन होती है एक साल में, जनरली ये एक होता है। अब मान लिया आपने सोचा हुआ है कि एक एसेट की पर डेप्रिसिएशन 10% लगेगा, लेकिन 20, 30, 40% लग गया है, तो ये एक इंडिकेशन है कि हमें इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा होगा। Significant changes with an adverse effect on the enterprise have been taken place during the period or will take place in the near future in the technological market or economic or legal environment in which the enterprise operates or in the market to which an asset is dedicated. देखिए, कई बार क्या हो जाता है, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से चेंजेस होती हैं कि हमारी जो चीजें हैं वो ठीक काम कर रही हैं, बट वो आउटडेटेड हो जाती हैं और हमें कई बार बदलनी पड़ जाती है, तो उस वजह से भी ऐसा हो जाता है। Market interest rate or other market rates of return on investment have increased during the period, and those increases are likely to affect the discount rate using in calculating assets value in use and decrease the assets recoverable amount materially. आपने पढ़ा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, वहां पर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए IRR का यूज करते हैं, इंटरनली जनरेटेड जो हमारा IRR होता है। अब जो रेट है, अगर महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो IRR भी बढ़ जाएगी, और IRR बढ़ने से हमारी वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी, तो वो भी एक रीजन है। द कैरिंग अमाउंट ऑफ द नेट एसेट ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज इज मोर देन इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो ये हमारी नेट एसेट होती है, एसेट माइनस लाइबिलिटीज विच रिप्रेजेंट कैपिटल वैल्यू। अब हमारी कंपनी के शेयर मार्केट पूरी वैल्यू जो है वो है 5 करोड़ और हमारी बैलेंस शीट दिखा रही है 8 करोड़, तो वहां कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि हमें अपनी बुक्स में ज्यादा वैल्यू दिख रही है, हमें कहीं ना कहीं लॉस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बुक करना पड़ेगा। तो इंटरनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये तो बाहर की इंफॉर्मेशन थी। इंटरनली क्या होगा? एविडेंस इज अवेलेबल ऑफ फिजिकल डैमेज ऑफ एसेट। अगर कोई एसेट खराब हुई है, ये तो हमें ही पता है ना कि एसेट खराब हो गई है। Significant changes with an adverse effect on the enterprise have been taken place during the period or are expected to take place in near future in the extent to which our manner asset is used to expected to be used. These changes include plan to discontinue or restructure the operation to which an asset belong to or dispose of asset previously expected date. ये देखिए, ये क्या कहना चाह रहा है? कई बार क्या होता है, किसी भी एसेट की एक्टिव मार्केट नहीं है, सेकेंड हैंड मार्केट। अब जैसे आपका मोबाइल है, सपोज, अब आप मोबाइल को बेचने के लिए जाएंगे तो बहुत ज्यादा पैसा आपको नहीं मिलने वाला ना। अगर आप उसे कंटिन्यू कर रहे हैं तो ठीक ठाक चल रहा है, आप उससे अच्छी खासी वैल्यू डिराइव कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ऐसी कार है या कोई मशीन है, अब पता चला, ये अंदर की बात आपको पता है कि आप अपने बिजनेस का एक हिस्सा बंद करने जा रहे हैं। आपको मालूम होगा कंप्यूटर्स वगैरह जो होते हैं उनका सेलिंग प्राइस ना के बराबर होता है, बहुत कम प्राइस में बिकते हैं पुराने कंप्यूटर, लैपटॉप्स वगैरह। अब अगर आपका काम चल रहा है तो वो यूज में आते जा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर आपका काम नहीं चल रहा है और आपने उसे बंद करना है तो उसका प्राइस बहुत कम में बिकेगा, और ये आपको पता है कि आप कोई यूनिट बंद करने वाले हो या किसी एसेट को डिसकंटिन्यू करोगे। अब उसे अगर बेचोगे तो उसका मार्केट प्राइस आपको बहुत ज्यादा कम मिलेगा, और अगर आपको ये पता ये होने वाला है
तो आपको एक तरीके से इम्पेयरमेंट लॉस को लिख लेना चाहिए। Evidence is available from internal reporting that indicates that the economic performance of asset worse than the expected। हमने जो सोचा था वैसे ही हमारे पास यूसेज से बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हमें उसकी वैल्यू को कम करना पड़ेगा। An enterprise may identify other indications that an asset may be impaired, and these would also require the enterprise to determine the asset's recoverable amount। और भी अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो लगता है आपको कि उससे इम्पेयरमेंट हो रहा है एसेट का, तो उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। एग्जाम्पल दैट इंडिकेट्स दैट एन एसेट मे बी इम्पेयर्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग: कैश फ्लोज फॉर एक्वायरिंग द एसेट और सब्सिक्वेंट कैश नीड फॉर ऑपरेटिंग और मेंटेनिंग इट दैट आर सिग्निफिकेंटली हायर देन दोस ओरिजिनली बजटेड। सपोज आपने कोई मशीन खरीदी और आपको लगा कि हर साल उसकी रिपेयर मेंटेनेंस पे 10,000 खर्च होंगे, लेकिन आपके खर्च हो रहे हैं 50,000, 5 गुना ज्यादा। तो ये एक इंडिकेशन है कि भैया हमारी हालत खराब है एसेट की, इतना उसमें हम खर्चा कर रहे हैं। एक्चुअल नेट कैश फ्लो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द एसेट दैट आर सिग्निफिकेंटली वर्स देन द बजटेड। हमने सोचा था हर साल हम 1,00,000 रुपया कमाएंगे और कमा रहे हैं 10,000 रुपए, तो इसका मतलब हमें उससे बेनिफिट तो कुछ मिल ही नहीं रहा एसेट से, है ना भाई। हम क्या करते थे, लीज में भी हम क्या वैल्यू करते थे, जो भी फ्यूचर में पैसा आएगा जाएगा उस सब की प्रेजेंट वैल्यू। अब आगे फ्यूचर में जो नई इंडिया है उसमें तो यही है, आज आपने एसेट खरीदी 5,00,000 की, लेकिन उससे बेनिफिट कितना होने की उम्मीद है आपको, फ्यूचर में जितना भी बेनिफिट होगा उस सबकी प्रेजेंट वैल्यू का सम देखिए और आप 5,00,000 जो भी कमाए उस पर लिखिए। तो सपोज आपने सोचा कि हमें 1,00,000 रुपए हर साल मिलेगा, 8 साल तक प्रेजेंट वैल्यू निकाली, 4,50,000 आई, आपने 4,50,000 पे लिख दिया एसेट, लेकिन पता चला लाख लाख रुपए आ ही नहीं रहा, उससे तो आपको 10,000 आ रहा है, तो उस हिसाब से उसकी पूरी वैल्यू ही 1,00,000 से कम बैठ रही है, खर्च कर दिए 8,00,000, 4,50,000, 5,00,000, तो बाकी का सब लॉस में दिखाना पड़ेगा, इम्पेयरमेंट लॉस। तो ये वाली बात है। तो वही अब यही है कि एसेट एक तरीके से सेकंड और थर्ड में कुछ ज्यादा फर्क है नहीं, लगभग सेम ही बातें हैं। और ऑपरेटिंग फोर्थ में लिखा ऑपरेटिंग लॉसेस और नेट कैश आउटफ्लो फॉर द एसेट व्हेन करंट पीरियड फिगर्स आर एग्रीगेटेड विद बजटेड फिगर फॉर द। तो वही है, सारी बातें यही कहना चाह रही हैं कि या तो उस पर खर्चा ज्यादा हो रहा है या उससे जो बेनिफिट मिलना था वो बहुत कम मिल रहा है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी एम्प्लाइज इन आइडेंटिफाइंग वेदर द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एन एसेट नीड्स टू बी एस्टिमेटेड। तो मटेरियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पता चला हमारी 1 करोड़ रुपए की एसेट है और उसमें इम्पेयरमेंट लॉस होने की उम्मीद है 10,000 रुपए, तो कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की, है ना। उससे ज्यादा तो हमें खर्चा हो जाएगा उसका रिवैल्यूएशन करने में, मार्केट वैल्यू का पता लगाने में, ये सारे काम करने। तो मेटीरियलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, उसका भी हमें ध्यान रखना। If there is an indication that an asset may be impaired, this may indicate that the remaining useful life, depreciation method, or the residual value need to be reviewed and adjusted under the accounting standard 10, even if no impairment loss is recognized for the asset। सपोज हमें लग रहा है कि भैया कुछ चेंजेस हो रहे हैं और हमने सारी चीजें कैलकुलेट करी, इवन दो इम्पेयरमेंट लॉस नहीं आया बट हमारी स्क्रैप वैल्यू लाइफ में चेंजेस है, तो उस वजह से हमें फ्यूचर में जो भी डेप्रिसिएशन है वो सब में चेंज करना पड़ेगा। मेजरमेंट ऑफ रिकवरेबल अमाउंट, बार बार ये हो रहा है कि हम मेजर करेंगे रिकवरेबल अमाउंट कितना है, तो ये कैसे करेंगे। तो इम्पेयरमेंट लॉस क्या है, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट तो वही है WDV, और रिकवरेबल अमाउंट क्या है, ये है हायर ऑफ द असेट्स नेट सेलिंग प्राइस एंड इट्स वैल्यू इन यूज। मतलब मान लिया आज एसेट 50,000 में बिकेगी, लेकिन आप अगर इसे यूज करेंगे तो 20,000 रुपए हर साल 5 साल तक आएगा, 1,00,000, लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली आपने इम्प्लाइड रेट, इम्प्लीसिट रेट ऑफ रिटर्न लगाकर, IRR लगाकर, तो वो आ रहा है सपोज 60,000। तो बेनिफिट होगा 60,000 और आज का सेलिंग प्राइस है 50, दोनों में से ज्यादा क्या है 60,000, तो 60,000 रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, तो वैल्यू इन यूज मतलब इससे जो भी फ्यूचर में पैसा मिलेगा उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू और उसका सम।
नेट सेलिंग प्राइस इज द अमाउंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल ऑफ asset in arm's length transaction minus expenses, selling price minus expenses to make sale possible, तो उसे नेट सेलिंग प्राइस हम बोल देते हैं। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, ये जो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल होता है ये सेलिंग प्राइस में से माइनस हो जाता है। कई बार क्या होता है, सपोज आपने कोई मशीन बेचनी है, अब मशीन बेचने के लिए आपका तय हुआ सौदा, आप हैं दिल्ली में और जयपुर में कोई खरीदार है जो खरीदने के लिए तैयार है, उसने कहा वो 5 लाख में आपकी मशीन खरीद लेगा, कंडीशन ये है कि ये मशीन आप वहां पहुंचाएंगे, और कोई खरीदार मिल नहीं रहा है, वहां तक पहुंचाने में 20,000 रुपए खर्च होंगे, तो 5 लाख में बेचेंगे, 20,000 खर्च होंगे, तो नेट सेल फिगर 4,80,000, तो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 20,000 है। ऐसी कोई हम किसी को कमीशन दे रहे हैं, ब्रोकरेज दे रहे हैं, तो वो भी हमारी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल होगी। तो जो भी बेचने में जो भी सारा खर्चा है उसे कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल बोलते हैं। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल लेस करके नेट सेलिंग प्राइस हम निकालते हैं, ठीक है। वैल्यू इन यूज का क्या मतलब है, इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो एक्सपेक्टेड टू अराइज फ्रॉम द कंटिन्यूइंग यूज ऑफ द एसेट एंड फ्रॉम इट्स डिस्पोजल एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। तो पूरे लाइफ में हम उसको क्या इस्तेमाल करेंगे, उससे जो पैसा मिलेगा प्लस जो लास्ट में बेचने से पैसा मिलेगा, सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालकर सम करेंगे, वो वैल्यू इन यूज होती है, ठीक है। एस्टिमेटिंग द वैल्यू इन यूज ऑफ एन एसेट इन ऑल द फॉलोइंग स्टेप्स। एक तो हर साल का फ्यूचर का कैश इनफ्लो आउटफ्लो पता लगाएंगे ताकि नेट कैश इनफ्लो पता चले, और स्क्रैप वैल्यू का पता लगाएंगे लास्ट में, और डिस्काउंटिंग रेट का पता लगाएंगे। और कैरिंग अमाउंट क्या होती है, कैरिंग अमाउंट होती है जो भी डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन या पुराने इंपेयरमेंट लॉस के बाद में जो बैलेंस शीट के अंदर या रिवैल्यूएशन वगैरह के बाद में जो बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू आ रही है, उसको हम कैरिंग अमाउंट बोलते हैं। डेप्रिसिएशन या एमोर्टाइजेशन क्या होता है मालूम है आपको। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। जो पूरी लाइफ में आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएबल अमाउंट। यूजफुल लाइफ किसे कहते हैं, जितने समय के लिए आप उस एसेट को यूज करने के बारे में सोच रहे हैं, या जितना आउटपुट, मतलब यूजफुल लाइफ टाइम भी हो सकता है और आउटपुट में भी हो सकता है ना, तो जितना आप उसे आउटपुट करना चाह रहे हैं या कितना आप उसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ अलग होती है उसकी एक्चुअल एस्टिमेटेड या इकोनॉमिक लाइफ से। मान लिया कोई ऐसा कार है, कार की उस लाइफ जो है 10 साल है डीजल कार की दिल्ली एनसीआर में, और 15 साल है पेट्रोल कार, लेकिन आप 3 साल के लिए यूज करना चाह रहे हैं, फिर आप बेचना चाहते हैं, तो आपके लिए यूजफुल लाइफ 3 साल ही है, तो 3 साल बाद का ही इसका वैल्यू देखा जाए, है ना। नोट नंबर 1, इफ देयर इज नो रीजन टू बिलीव दैट एसेट्स वैल्यू इज in use materially exceeds its net selling price, the asset recoverable amount may be taken to be its net selling price। तो लिखा है कि अगर हमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है, तो हम वही चलाए रखेंगे। दिस विल ऑफन बी द केस फॉर एन एसेट दैट इज हेल्ड फॉर डिस्पोजल, अदरवाइज इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस वी टेक वैल्यू इन यूज ऑफ एसेट एज इट्स रिकवरेबल अमाउंट। कई बार क्या होता है, हम एसेट को यूज करना बंद कर देते हैं, हेल्ड फॉर डिस्पोजल होता है कि अब हमने बेचना है, जैसे ही कोई अच्छा कस्टमर मिल जाएगा हम उसे बेच देंगे, तो उस सिचुएशन में नेट सेलिंग प्राइस क्या होगा, जो भी रिकवरेबल अमाउंट है, मतलब जो भी पैसा मिलेगा वही नेट सेलिंग प्राइस है। क्योंकि नेट सेलिंग प्राइस कई बार हमें पता नहीं चलता है, पुरानी एसेट का एक्टिव मार्केट नहीं होती, तो हम उसमें देखते हैं जितने की बिकेगी वही रिकवरेबल प्राइस है, वो नेट सेलिंग प्राइस है। और अगर ये भी नहीं पता चल रहा है कुछ, तो जो भी हमारी वैल्यू इन यूज है उसे ही हम रिकवरेबल अमाउंट पता लगा लें। It is not always necessary to determine both assets net selling price and value in use. For example, if either of the amount exceed the assets carrying amount, the asset is not impaired। देखिए एक important बात, हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं कैरिंग अमाउंट को, किससे, रिकवरेबल अमाउंट से। और रिकवरेबल अमाउंट है दो वैल्यू का में से जो भी ज्यादा है, और दो वैल्यू क्या है, नेट सेलिंग प्राइस एंड वैल्यू इन यूज। अब ये क्या रखा है, इन दोनों में से एक भी वैल्यू ज्यादा है। देखो बात समझो, मान लिया कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू है 2 लाख, इंपेयर्ड कब होगी, जब ये ज्यादा है, किससे, ये ज्यादा किससे है, इट इज मोर देन रिकवरेबल अमाउंट, है ना, तो रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है। और रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकाल रहे हैं हम,
नेट सेलिंग प्राइस या वैल्यू इन यूज, जो भी ज्यादा हो। ये कह रहे हैं मान लिया आपने वैल्यू इन यूज निकाला, वो आ रहा है 2,10,000, तो इसे निकालने की क्या जरूरत है? दोनों में से एक वैल्यू भी ज्यादा है तो रिकवरेबल अमाउंट तो ज्यादा ही है, तो इंपेयरमेंट लॉस है ही नहीं, है ना। अगर कोई भी एक वैल्यू भी ज्यादा है रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए, तो दूसरी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंपेयरमेंट लॉस है ही नहीं। इंपेयरमेंट लॉस कब होगा? जब दोनों वैल्यू नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज दोनों की दोनों वैल्यू कैरिंग अमाउंट से कम होगी। ठीक है। It may be possible to determine net selling price even if an asset is not traded in an active market. However, sometimes it will not be possible to determine net selling price because there is no basis for making the reliable estimate of the amount obtainable from the sale of asset in arm's length transaction between knowledgeable and willing parties. In this case, the recoverable amount of the asset may be taken in value in use. मतलब वैल्यू इन यूज का तो अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। तो कोई एक्टिव मार्केट नहीं है या जो भी है XYZ रीजन से आप नेट सेलिंग प्राइस का पता नहीं लगा पा रहे, तो वैल्यू इन यूज को ही नेट सेलिंग प्राइस मानते हुए रिकवरेबल अमाउंट मान लिया। Row number 2, recoverable amount is determined for an individual asset unless the asset does not generate cash inflow from continuing use that are largely independent of those from other assets or group of assets. अगर मान लिया कोई एसेट ऐसी इंडिविजुअल नहीं है अलग से कि जिसमें से हम पता लगा पाए कि इससे फ्यूचर में हमें क्या मिलने वाला है, क्योंकि वो ग्रुप ऑफ एसेट में काम करती है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें रिकवरेबल अमाउंट लगाने के लिए ग्रुप के बारे में बात करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो लिखा है कि रिकवरेबल अमाउंट इज डिटरमाइन फॉर द कैश जनरेटिंग यूनिट। कैश जनरेटिंग यूनिट जिसमें बहुत सारी एसेट है उन सबको एक साथ देखना पड़ेगा। अनलेस इधर द असेट्स नेट सेलिंग प्राइस इज हायर देन इट्स कैरिंग अमाउंट। हमें पता है असेट की वैल्यू ही ज्यादा है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है इंपेयरमेंट लॉस चेक करने की, या असेट की वैल्यू यूज सेलिंग प्राइस के आसपास है तो वो भी जरूरत नहीं है ना। और सेलिंग प्राइस का पता लगाया जा सकता है। बेसिस फॉर एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, हमने क्या कहा, वैल्यू इन यूज कैसे निकलेगी? फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो फ्यूचर कैश फ्लो कैसे निकलेगा? तो कैश फ्लो प्रोजेक्शंस शुड बी बेस्ड ऑन द मोस्ट रिसेंट अप्रूव्ड बजट फोरकास्ट फॉर मैक्सिमम ऑफ द 5 इयर्स। तो अब ज्यादा 5 साल के लिए फ्यूचर की फ्यूचर के लिए जो आप बजट वगैरह फोरकास्ट करेंगे मैक्सिमम 5 ईयर के लिए करेंगे और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। Financial budget forecast over a period longer than 5 years may be used if management is confident that these projections are reliable and it can demonstrate its ability based on past experience to forecast cash flow accurately over the longer period. देखिए 5 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। अगर आप 5 साल से ज्यादा की भी वैल्यूज लेना चाहते हैं तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि पास्ट में आप ऐसा कर चुके हैं। ये कैसे पता चलेगा कि आपने पहले कोई बजट वगैरह बनाए हैं, एस्टिमेट करा है 5 साल से ज्यादा पीरियड के लिए और वो एक्यूरेट निकले, या आप और कुछ बातें एबिलिटी अपनी बताएंगे, दिखाएंगे कि 5 साल से ज्यादा पीरियड के लिए हम बजट बनाकर उसकी सही फोरकास्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इरेलेवेंट कोई ऊटपटांग वैसी वैल्यू बता देंगे तो वो ठीक नहीं। Cash flow projections until the end of the asset's useful life are estimated by extrapolating the cash flow projections based on the financial budget forecasting using a growth rate for subsequent years. तो देखिए ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम काम करते हैं। क्या होता है, पिछले सालों का मान लिया सेल है 5-7 साल की, हमें पिछली डिटेल पता, उनका ग्रोथ रेट देखा 10%, तो फ्यूचर में भी उसी ग्रोथ रेट का अंदाजा लगाइए और पता लगाइए। ठीक है। और यही सीधा भी डिक्लाइनिंग हो सकता है, स्टडी फिक्स रेट हो सकता है। द ग्रोथ रेट शुड नॉट एक्सीड द लॉन्ग टर्म एवरेज ग्रोथ रेट। तो पूरे इंडस्ट्री का, प्रोडक्ट का, कंट्री का या बिजनेस का ग्रोथ रेट से ज्यादा ग्रोथ रेट नहीं होना चाहिए अनटिल अनलेस उसे आप जस्टिफाई कर सकें। कैश फ्लो projection should be based on the reasonable and supportable assumptions that represent management best estimate of the set of economic conditions that will exist over the remaining useful life of the asset. Greater weight should be given to the external evidence. तो आपको ऐसे नहीं है आप ये कहेंगे जी हमारी अगले साल 5 लाख की सेल होगी, उससे अगले साल 6 लाख, उससे अगले साल 7 लाख। आपको सारी चीजें बतानी पड़ेंगी और
सब प्रूव करके बताना पड़ेगा एस्टिमेट कैसे निकाला है आपने, तो ऐसे हवा में बात नहीं करनी। कंपोजिशन ऑफ एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, तो एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो में क्या क्या होना चाहिए? प्रोजेक्शंस ऑफ नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम द कंटिन्यूइंग यूज ऑफ द एसेट, प्रोडक्शन ऑफ कैश आउटफ्लो दैट आर नेसेसरी इनकर्ड टू जनरेट द कैश इनफ्लो फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज ऑफ एसेट, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होता है, एलोकेटेड होता है रीजनल बेसिस पे, मतलब जो आप खर्चे करेंगे उसका भी ध्यान रखना है। ये थोड़ी ना केवल पैसा आएगा आपके पास, जो खर्चा होगा उसका भी ध्यान रखना है ताकि नेट कैश इनफ्लो पता चले। और जब असेट की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जो स्क्रैप वैल्यू या एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस आपको मिलेगा उसका भी अंदाजा लगा। तो मतलब अगर आपकी लाइफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ आपके एसेट की 5 साल है, तो 5 साल तक क्या पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा, और 5 साल के बाद उस एसेट को बेचने से कितना पैसा मिलेगा, वो सारी बातों का आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा। आपको किन बातों का ध्यान रखना है? When the carrying amount of asset does not yet include all the cash outflow to be incurred before it is ready for use or sale, estimate of any further cash outflow that is expected to be incurred before the asset is ready for use or should sale should be included। तो ये कहना चाह रहे हैं कि आपने अगर मान लिया कोई एसेट है उसका इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया अभी, तो उसमें जो यूज करने से पहले के जरूरी खर्चे हैं उन सबको उसमें जोड़ना पड़ेगा, या फिर अगर बेचा नहीं है, बेचने से पहले तक के जो जरूरी कैपिटल नेचर के खर्चे हैं उन सबको जोड़ने पड़ेंगे। Cash inflow from asset that generate cash inflow from continuing use that are largely independent of the cash inflow from the asset under review should not be included। ये क्या रखा है कि मान लिया असेट है, असेट से कैश इनफ्लो आ रहा है, तो इसमें वो वाला इनफ्लो मत लो जो जिसका इस असेट से डायरेक्टली लेना देना नहीं है। मान लिया इसके इस असेट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे कैश इनफ्लो को आप मत लीजिए, है ना। Cash outflow that relate to obligation that have already been recognized as liability to be excluded। अगर कोई ऑलरेडी लाइबिलिटी में लिखा हुआ है तो उसे आप खर्चे में अब नहीं ले सकते क्योंकि वो पुरानी लाइबिलिटी। हम फ्यूचर के नए खर्चे और नए इनकम के बारे में बात करें। फ्यूचर आउटफ्लो और इनफ्लो एक्सपेक्टेड टू अराइज बिकॉज ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी कंसीडर्ड। वो भी आपको नहीं लेने जो रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से खर्चे होंगे। Any future capital expenditure enhancing the capacity of the asset and its related saving should be excluded। फ्यूचर में आप नया कुछ करेंगे उससे ये होगा वो होगा, उस सबको एक्सक्लूड करना, इमेजिनरी फिगर्स आने की उम्मीद होगी वरना। एनी इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो फ्रॉम द अबव एक्सपेंडिचर उसे भी एक्सक्लूड करेंगे। एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो should not include cash inflow or outflow from financing activity and also income tax receipt or payment। केवल मशीन से आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट कभी बनाया होगा तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लोन पर इंटरेस्ट वगैरह या डिविडेंड वगैरह, उन सबको इग्नोर करना। द एस्टिमेट ऑफ नेट कैश फ्लो अपॉन डिस्पोजल ऑफ असेट शुड बी द अमाउंट दैट एंटरप्राइज एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ असेट इन द आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। ठीक है, और उसमें से एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस जो में से जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होंगे उन सबको आपको लेस करना पड़ेगा। When an enterprise becomes committed to restructuring, some assets are likely to be affected by restructuring। Once the enterprise is committed to the restructuring, in determining value in use, estimate of the future cash inflow outflow reflect the cost saving and other benefit। तो वो सब आपको करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है रीस्ट्रक्चरिंग होगा, रीस्ट्रक्चरिंग में क्या करते हैं हम, बिजनेस की सारी एसेट्स वगैरह का रीवैल्यूएशन करते हैं। फॉरेन करेंसी फ्यूचर कैश फ्लोज का क्या करेंगे? मान लिया हमारी मशीन में से हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो इंडिया के बाहर बेचते हैं, वहां से फॉरेन करेंसी में हमारे पास पैसा आता है, तो उसका क्या करेंगे? तो उस करेंसी के हिसाब से अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट से उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे। मान लिया यूएस डॉलर में पैसा मिलेगा तो यूएस डॉलर से इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 की मदद लेंगे, क्योंकि ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस के ऊपर हमारे पास क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। डिस्काउंट रेट क्या यूज करेंगे? तो ये प्री टैक्स होना चाहिए, टैक्स से पहले होना चाहिए, आफ्टर टैक्स नहीं होना चाहिए, प्री टैक्स होना चाहिए। और स्पेसिफिक असेट से रिलेटेड रिस्क और रिटर्न का सबका ध्यान रखना है।
द डिस्काउंट रेट और रेट शुड नॉट रिफ्लेक्ट रिस्क फॉर विच फ्यूचर कैश फ्लो एस्टिमेट हैव बीन एडजस्टेड। ठीक है ना, तो ये कहने का मतलब प्री टैक्स रेट होगा, आफ्टर टैक्स नहीं होगा। ए रेट दैट रिफ्लेक्ट्स करंट मार्केट असेसमेंट of the time value of money and risk is specific to the asset in return that investor would require if they were to choose an investment that should generate cash flow of the amount, timing and risk profile equivalent to those expect to derive from the asset। तो डिस्काउंट रेट वो होना चाहिए जो इस वाली एसेट के रिस्क को जस्टिफाई करे। ठीक है, व्हेन एन एसेट स्पेसिफिक रेट इज नॉट डायरेक्टली अवेलेबल, मान लिया हमारे पास ऐसा कोई रेट है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, एंटरप्राइज जो और बेसिस है और डिस्काउंटिंग रेट है, बोरोइंग रेट वगैरह है, उन सब का यूज कर सकती है। CAPM में कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल होता है जो FM में पढ़ेंगे आप, उससे रिलेटेड हो सकता है। तो इसे एडजस्ट करेंगे। दिस रेट्स आर एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट द वे दैट द मार्केट वुड असेस द स्पेसिफिक रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज। तो जो भी हमारे बिजनेस इस एसेट से रिलेटेड कैश फ्लोज है, उनमें जो भी रिस्क है उन सबको हम एडजस्ट करेंगे और एक्सक्लूड करेंगे ऐसे रिस्क जो हमारे इस एसेट से रिलेटेड नहीं है या प्रोजेक्टेड कैश फ्लो से रिलेटेड नहीं है। एन एंटरप्राइज नॉर्मली यूजेस ए सिंगल डिस्काउंट रेट। जनरली हम एक ही डिस्काउंट रेट यूज करते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो अलग अलग फ्यूचर पीरियड के लिए अलग अलग डिस्काउंट रेट भी लिए जा सकते हैं। इनफ्लो आउटफ्लो के लिए भी अलग अलग डिस्काउंट लिए जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ एन इम्पेयरमेंट लॉस। केस नंबर 1, if recoverable amount of asset more than the carrying amount, we ignore the difference and asset is carried out at book value। अगर हमारी रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, कैरिंग अमाउंट कम है, तो फिर तो इम्पेयरमेंट लॉस है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या, इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है लेकिन प्रॉफिट है, लेकिन इस प्रॉफिट को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते ड्यू टू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। जब तक असेट को रियलाइज नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे, उसका प्रॉफिट हम लिखेंगे नहीं। As mentioned above, if there is an indication that an asset may be impaired, this may indicate that the remaining useful life, the depreciation method और रेजिडुअल वैल्यू को रिव्यू करने की जरूरत है। तो नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से उन सबको देखना पड़ेगा। इवन हमने इंपेयरमेंट लॉस नहीं लिखा, ये सेम लाइन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। केस नंबर 2, अगर रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम है तो लॉस है और उसे इंपेयरमेंट लॉस बोलेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग कैसे करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या इंपेयरमेंट लॉस का, इसे P&L में डालना। ठीक है, जो भी लॉस होगा उसे इमीडिएटली कहां पर डालना हमने, P&L में एज ए एक्सपेंस। If assets are carried out at revalued figure, then the impairment loss equivalent to the revalued surplus is adjusted with it and the balance is charged to P&L। मान लिया आपने, याद है AS 10 में पढ़ा था, अगर हम किसी एसेट की वैल्यू बढ़ाते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाते हैं, मान लिया उसकी वैल्यू कम करें तो पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट करेंगे और रिवैल्यूएशन रिजर्व पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद का लॉस हम P&L में डालेंगे। Depreciation for the coming years on the assets are recalculated on the basis of new carrying amount, new residual value and remaining life as per the accounting standard 10। Case number 3, when the amount estimated for an impairment loss is greater than the carrying amount of the asset to which it relates, an enterprise should recognize a liability if and only if there is required by another accounting standard। ये क्या कहना चाह रहा है, मान लिया हमारी एसेट 50,000 की बुक वैल्यू, लेकिन हो सकता है इम्पेयरमेंट लॉस 70,000। अब ये कैसे पॉसिबल है भाई, 50,000 की बुक वैल्यू ज्यादा नहीं बिकेगी तो जीरो हो जाएगा, तो हमें लॉस 70,000 कैसे होगा, 50,000 ही मैक्सिमम लॉस हो सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई एसेट जब हम डिस्पोजल करते हैं तो उसमें हमारे को गवर्नमेंट नॉर्म्स वगैरह के हिसाब से, मान लिया ऐसा है कि हमें उस चीज को वहां से हटाना है, हमने कहीं एक पर्टिकुलर जगह गवर्नमेंट से हमें एक अप्रूवल मिली, एक जगह हमने काम करा, फिर उस काम खत्म होने के बाद हमें वहां से हटाना पड़ेगा। अब उसे हटाने में खर्चा इतना ज्यादा हो रहा है कि हमारे को 20,000 नेगेटिव पहुंच जाएंगे। तो 50,000 की बुक वैल्यू अभी है, 20,000 नेगेटिव हो जाएगा तो 70,000 का लॉस हो जाएगा, विच इज मोर देन द कैरिंग अमाउंट। तो ये लिखा, अगर ऐसा है तो, और दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या कुछ
अलाउ करता है, तो ये 20,000 रुपए की लाइबिलिटी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि 20,000 रुपए का लॉस आपको उसकी एस्टिमेटेड लाइफ के बाद में बियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये केस नंबर 3 था हमारा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कैश जनरेटिंग यूनिट टू विच द असेट बिलोंग्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कैश, हम कैश जो पता लगाएं कितना कैश आएगा, तो जनरेटिंग यूनिट टू विच द असेट बिलोंग्स। अब क्या होता है, एक असेट अकेली कोई चीज बनाकर पैसा कमा रही है ऐसा होता नहीं है, पूरा एक यूनिट होता है, उसमें बहुत सारी एसेट्स होती हैं, उस एसेट में हमारी भी एक एसेट होती है, ये वाली जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कैश जनरेटिंग यूनिट इज द स्मॉलेस्ट identifiable group of assets that generate cash inflows from continuing use that are largely independent of the cash inflow from other assets or group of assets। तो ये एक सबसे छोटा हिस्सा है ग्रुप ऑफ असेट का जो कैश जनरेटिंग यूनिट है। इफ देयर इज एनी इंडिकेशन दैट एन असेट मे बी impaired, the recoverable amount should be estimated for the individual asset। If it is not possible to estimate the recoverable amount of the individual asset because the value in use of the asset cannot be determined and it is probably different from the scrap value, therefore the enterprise estimate the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs। मान लिया इस अकेली एसेट के बारे में हम बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रख सकते और 5 एसेट का ग्रुप है, तो हम पांचों एसेट को असेस करेंगे कि पांचों एसेट मिलाकर इंपेयर्ड हो रही है या नहीं। इफ रिकवरेबल अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड फॉर इंडिविजुअल एसेट, तो एंटरप्राइज क्या करती है, आइडेंटिफाई द लोएस्ट एग्रीगेशन ऑफ एसेट दैट जनरेट लार्जली इंडिपेंडेंट कैश इनफ्लो। Even if part or all of the output produced by an asset or group of asset is used by by other units of the reporting enterprise, this asset or group of asset forms a separate cash generating unit if the enterprise could sell this output to an active market। तो चाहे जो ये माल बना रहे हैं, जो चीजें बना रहे हैं, वो बिजनेस में ही कहीं और यूज में आ रही है। मालिया हमारा बहुत ही बड़ा काम है, हम शर्ट्स बनाकर बेचते हैं। शर्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें शर्ट सिलते हैं, पहले कपड़ा लेते हैं, फिर सिलते हैं, धागा चाहिए, बटन चाहिए। पता चला बटन बनाने के लिए भी हमारी एक अलग ही वो है, हम बटन भी खुद ही बनाते हैं। तो जो बटन बनाने के लिए जो हमारी एसेट्स यूज हो रही हैं, वो एक सेपरेट ग्रुप ऑफ एसेट्स है। जो बटन बनाते हैं वो बेचते तो है नहीं, वो तो हम अपनी और शर्ट सिलने में यूज हो लेते हैं, बट उन्हें चाहे तो बेचा भी जा सकता है। दिस इज बिकॉज दिस एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट्स कुड जनरेट कैश इनफ्लो from continuous use would largely independent of the cash inflow for other assets। Using information based on the financial budget forecast that relate to such cash generating unit, उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। इंटरनल ट्रांसफर प्राइस डू नॉट रिफ्लेक्ट मैनेजमेंट बेस्ट एस्टिमेट और फ्यूचर मार्केट प्राइस। तो जरूरी नहीं है, अब जो बटन है हो सकता है हम अपनी कॉस्ट पे ट्रांसफर कर रहे हो, अपने बिजनेस के अंदर ही कर रहे हैं, तो उसकी वजह हम ये देख सकते हैं इसका मार्केट वैल्यू क्या है जितने भी बेच रहे हैं, टू फाइंड आउट द कैश इनफ्लो क्या आएगा फ्यूचर में। बटन मार्केट से 1 रुपए का मिलता है, हमारी कॉस्ट 50 पैसे, तो हम 50 में ही दे रहे हैं, तो कॉस्ट पे ही दे रहे हैं हम। लेकिन अगर हम नहीं देंगे तो बाजार से 1 रुपए में खरीदेंगे, तो ट्रांसफर प्राइसिंग होता है, इसका एक अलग चैप्टर होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कैश जनरेटिंग यूनिट्स should be identified consistently from the period to period for the same asset or type of asset unless a change is justified। तो कैश जनरेटिंग यूनिट हमें हर बार पता लगाना चाहिए assets पर, सिंपल या ग्रुप ऑफ assets। Example number 1, a mining enterprise owns a private railway to support its mining activities। The private railway could be sold only for scrap value and the private railway does not generate cash inflow from continuing use that are largely independent of the cash inflow from the other assets of the mine। It is not possible to estimate the recoverable amount of the private railway because the value in use of the private railway cannot be determined
और वो डिफरेंट है स्क्रैप वैल्यू से। देयरफॉर द एंटरप्राइज एस्टिमेट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द कैश जनरेटिंग यूनिट टू विच द प्राइवेट रेलवे बिलोंग्स, दैट इज माइन एज ए होल। हमने माइन में से कुछ जो निकालते हैं उसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए हमने कुछ जो है प्राइवेट रेलवे लाइन बिछा रखी है और रेलवे का यूज करते हैं उसके, तो उसका अलग से तो वो कुछ पैसा नहीं दे रहा है ना, तो हम क्या पता लगाएंगे, जिस ग्रुप ऑफ असेट से बिलोंग करता है उसी का हिसाब लगा लेंगे। A bus company provides service under contract with a municipality that require minimum service on each of 5 separate routes. Assets devoted to each route and the cash inflow from each route can be identified separately. One of the route operates at a significant loss. Since the enterprise does not have the option to curtail any one bus route, वो पांचे हैं तो पांचों पे जाना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकते एक में लॉस हो रहा था वहां नहीं जाएंगे। The lowest level of identifiable cash inflow from continuing use that are largely independent of cash inflow from other assets or group of assets is the cash inflow generated by the 5 route together. आप एक एक रूट का हिसाब अलग नहीं लगा सकते क्योंकि एक रूट को छोड़ ही नहीं सकते आप। आपको पांचों रूट चलाना है या पांचों रूट में छोड़ना है, क्योंकि गवर्नमेंट आपसे कह रही है इन 5 रूट में आप गाड़ी चलाएंगे, इसमें लॉस हो रहा है, हो सकता है इनमें प्रॉफिट हो रहा हो, आप कहें जी लॉस वाला नहीं चाहिए, तो फिर ऐसा नहीं होता ना। गवर्नमेंट ने कहा भैया सब पे चलाना पड़ेगा, तो कैश जनरेटिंग यूनिट एज ए होल हमें पांचों का देखना पड़ेगा। इफ द एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट फॉर द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय एन एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट, दिस एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट शुड बी आइडेंटिफाइड एज ए सेपरेट। अगर अलग से हम निकाल सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ग्रुप लेना पड़ेगा। रिकवरेबल अमाउंट एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ ए कैश जनरेटिंग यूनिट, यहां से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, इससे पहले जो हमने किया है पहले उसे कंप्लीट कर लें, काफी थ्योरी पोर्शन था, तो इसको कंप्लीट करने के बाद यहां से हम स्लाइड नंबर 34 से नेक्स्ट क्लास में